नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छी तरह से समझ सके और उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करेंगे कि जो आपके व्यंजक हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.1 और एक्सरसाइज नंबर 2.1 में मैं हमने उदाहरण नंबर 5 तक पढ़ लिया था। यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है लाइन बाय लाइन, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको लगातार वीडियो अरेंज हुए मिलेंगे, जिससे आप कंप्लीट मैथ लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं और आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अदला बदली और समूहीकरण। तो देखिए, पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि एक व्यंजक में पद कितने होते हैं, पदों की संख्या निकालनी हमें सीखी थी। तो उसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को पदों की संख्या निकालना नहीं आता तो आप पिछला वीडियो जरूर देख के आए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें पदों की संख्या निकालिए। चीज़ें क्लियर है आपकी? तो चलिए आज देखते हैं हम भी। आइए केवल 2 पदों वाले सरल व्यंजक पर हम विचार करते हैं। सिर्फ 2 पद वाला लेते हैं। पद किसके द्वारा आपको पता चलेंगे? पद हमें पता चलेंगे प्लस के निशान के द्वारा। किसके द्वारा? प्लस के निशान के द्वारा हमें पदों की संख्या पता चलेगी। यदि उस व्यंजक में प्लस का निशान 1 है तो पदों की संख्या 2 होगी। यदि प्लस का निशान 2 है तो पदों की संख्या 3 होगी। ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। और उसके अलावा अगर 2 पदों के बीच में माइनस का निशान है तो उसको आपको पहले प्लस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है? तो वो चीज़ें हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो आइए भी, मधु छत से एक ड्रोन उड़ा रही है। ड्रोन 6 मीटर ऊंचा जाता है और फिर 4 मीटर नीचे आता है। यह दिखाने के लिए कि छत से ड्रोन की अंतिम स्थिति कितनी ऊंचाई पर है, एक व्यंजक लिखिए भी। तो ये क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि इसने कहा है कि मधु नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, अपनी छत से ड्रोन को उड़ा रही है भी। ठीक है? तो वो क्या है, हम मान लेते हैं कि उसकी ये छत है भी। ये क्या है? छत है, यहाँ से ड्रोन उड़ा रही है भी। तो पहले तो ड्रोन क्या जाता है, 6 मीटर ऊंचा जाता है भी। यहाँ पे पहुंच गया आपका 6 मीटर की हाइट पे। एक एक की समझते ही चलिए, ठीक है? और फिर कहता है कि 4 मीटर नीचे आ जाता है और फिर ये आ जाता है 4 मीटर नीचे भी। नीचे की ओर आता है 4 मीटर। अब ये जो छत थी ना, छत तो यहीं पर थी, यहाँ से और ड्रोन आपका यहाँ पहुँच चुका है। ड्रोन की अब ऊँचाई कितनी है छत से? आप कहेंगे सर 6 मीटर तो पहले गया था ऊँचा, फिर 4 मीटर नीचे आ गया, तो अब कितना बचा? 2। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा। 6 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? 4 आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है? और हमने एक चीज़ बताई थी, यदि आपको किसी संख्या में से कोई संख्या घटानी है तो उसका प्रतिलोम क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। आ रही बात समझ में? हमने पिछला टेक्निकल मैं बात करूँगा, सारे टेक्निकल शब्द लेके चलूँगा, ताकि आगे अगर आप कभी टीचिंग करनी पड़े, आपको कभी कोई आपको बड़ा एग्ज़ाम देना पड़े, तो आप उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न न रखें। तो आप कहेंगे सर घटाने के लिए तो हम सीधा ऐसे घटा सकते हैं, 6 माइनस 4 कि आपका ये 2 मीटर की ऊँचाई उसकी बच जाएगी। ये बात आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जो प्रॉपर तरीका, ये तो बाद में हम कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जो हमें एनसीईआरटी में डेफिनेशन सिखाया जा रहा है, जो हमें अवधारणाएँ हैं, वो हमें सीखनी, ताकि आगे कोई भी एग्ज़ाम हो तो हमें किसी प्रकार का कोई भी परेशानी न हो। आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो स्टेटमेंट में आप फँस जाएँगे। तो हमें क्या करना है, यदि हमें क्या घटाना है, 4 घटाना है। क्या घटाना? 6 में से 4। और घटाने के लिए एक तरीका बताया था आपको कि उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दीजिए। योज्य प्रतिलोम मैं आपको बता देता हूँ सर, योज्य प्रतिलोम भी देखिए कि योज्य प्रतिलोम होता है कि यदि 4 है ना, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -4। यदि आपका -3 है तो योज्य प्रतिलोम इसका क्या होगा? प्लस का 3। यदि माइनस की कोई संख्या है तो वो प्लस का जो उसका रूप होगा वो आपका योज्य प्रतिलोम होगा। अगर प्लस की है तो माइनस का उसका योज्य प्रतिलोम होगा। और आपको ध्यान में रखना है कि इसका मतलब है कि उन योज्य प्रतिलोम क्या होता है? संख्या और उसके
उस संख्या को जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए? 0। तभी तो क्या हुआ है कि 4 का योज्य प्रतिलोम -4, दोनों को आप जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 0। -3 का 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 0। तो शॉर्ट में याद रखिए कि योज्य प्रतिलोम होता है उसी संख्या का उल्टा, नेगेटिव हम उसके आगे निशान लगा देंगे, माइनस का निशान हम लगा देंगे। अब आपको क्या बताया था? यदि आपको किसी संख्या में से कोई संख्या आपको घटानी है, तो आप क्या करेंगे? उस संख्या को, जो संख्या आपको घटानी है उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ देंगे। तो ये 6 था, प्लस में हमें जोड़ना है क्या? -4 का योज्य प्रतिलोम। क्या जोड़ना है? 4 का योज्य प्रतिलोम आपने जोड़ दिया -4, प्लस माइनस क्या होंगे? आप कहेंगे सर प्लस माइनस तो क्या हो जाएंगे? माइनस होगा। 6 - 4 कितना? 2। सेम वही बात है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि घटाने के लिए हम क्या करते हैं? उसी संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं। आपसे यदि हम पदों की अदला-बदली कर दें तो क्या योग बदलेगा भी? इसने कहा यदि हम पदों को अदला-बदली कर दें कि हमने -4 पहले लिख दिया और प्लस आपने ये 6 बाद में लिख दिया, तो इसका उत्तर क्या अलग आएगा? आप कहेंगे सर उत्तर अलग नहीं आएगा, उत्तर वही आएगा क्योंकि ये तो आपका -4 हो गया, ये आपका +6 हो गया। आप बताइए कि 6 में से -4। अब कुछ बच्चों को ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसका उत्तर +2 आएगा, -2 आएगा। जब आपको बीच में प्लस का निशान हो, ये आप बताइए, आपने पिछला लेक्चर अगर ध्यान से देखा होगा, ये निशान कोई संक्रियाएँ नहीं है, आपको कोई चीज़ घटानी नहीं है, इसका मतलब ये निशान आपका 4 का ही है, अब -4 का, ये +6 है। तो आपको देखना है +6 और -4। आपको आ रही बात में? इन दोनों को जोड़ना, यदि जोड़ना तो आपको मैं सीधा डायरेक्ट बात बता देता हूँ कि ये देखिए आपको ज़्यादा किसके हैं? आप कहेंगे सर प्लस के ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा हैं, तो प्लस का 2 उत्तर आपका आ जाएगा। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए -3 -2 आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, ये तो एक ही परिवार के सदस्य हो गए। उत्तर क्या आ जाएगा? -5। आपको आ रही बात समझ में? -6 और +3 उत्तर क्या आएगा? आप कहेंगे सर प्लस और माइनस को मैं ये चीज़ सोल्व करने के लिए आपको एक परिवार मान के चल रहा हूँ कि ये मान लें माइनस का एक परिवार है और प्लस का एक परिवार है। सर ये माइनस के परिवार वाले हैं ना, ये ज़्यादा हैं। अब कितने ज़्यादा हैं? प्लस वालों से -3 ज़्यादा हैं, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत परेशान करती है बच्चों को, बहुत आपके 10वीं, 11वीं, 12वीं बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि इनका उत्तर क्या आएगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि जिस परिवार के बंदे ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं, वही उसका उत्तर होगा। ठीक है? अब एक लास्ट पूछता हूँ मैं आपसे, अब आपको तुरंत जवाब देना है। इसका उत्तर क्या आएगा? आप कहेंगे सर प्लस के परिवार का तो 1 है, माइनस के परिवार के 3 हैं, तो माइनस वाले परिवार के ज़्यादा बंदे कितने ज़्यादा हैं? इस परिवार से 2 लोग ही ज़्यादा, तो -2 उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से हमने क्या सीख लिया अभी? यहाँ से हमने सीख लिया कि यदि हम पदों की अदला-बदली कर दें, कि कोई पद पहले है उसको बाद में लिख दें, बाद में उसको पहले लिख दें, तो योग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जोड़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपसे पूछा जा सकता है क्या हम ये पदों की अदला-बदली कर देंगे, तो क्या योग में परिवर्तन आएगा? हम कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है? तो ये देखिए आपका, जैसे ये आपका 3 + 2 है, यदि मैं इसको 2 + 3 लिख दूँ, तो क्या कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है? और इसने साथ-साथ दिया है जब दोनों संख्याएँ धनात्मक हो गई, क्या हो? 2 धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ रहे हों, तो कोई अंतर आपका नहीं आएगा। ठीक है? अब हम देखते हैं क्या तब भी ऐसा होगा जब पदों में ऋणात्मक संख्याएं भी हो, कुछ अन्य व्यंजक लीजिए और जांच कीजिए भी। अब हम इसकी जांच करते हैं इस क्वेश्चन की। यदि आपकी एक ऋणात्मक संख्याएं हो, अब मैं लेता हूं भी, -3 आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं। क्लियर है बात आपकी? यहाँ पे आपको जोड़ना है। ठीक है? आप जोड़ लेते हैं, हम 4 को लेते हैं भी, क्या लेते हैं? +4 को हम लेते हैं। चीजें क्लियर है आपको? ये आपका -3 है और ये आपकी 4 संख्या है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ 4 प्लस में -3। आपका मैंने बदल दिया है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? -3 + 4 और 4 + -3।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3, अब इसका आंसर करते समय आपको टाइम नहीं लगना चाहिए कि सर ये प्लस वाले ज़्यादा कितने ज़्यादा हैं 1, और यहाँ तो 4 -3 1 बराबर 1, मतलब फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये यदि योग में हम पदों को आगे-पीछे लिख दें, अदला-बदली कर दें, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी। ठीक है, क्या आप कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक में हमने जो पूर्णांकों का टोकन मॉडल देखा था, उसका उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी? तो आपको टोकन मॉडल देखा था आपने कक्षा 6 में भी, कि आपके 10 के, 20 के, 30 के, 40 के, तो उसका प्रयोग करके आपको क्या करना है कि व्याख्या करनी कि ऐसा क्यों हो रहा? तो ये देखिए अभी आपका मैं बताता हूँ आपको। आपके पास मान लेते हैं प्लस का टोकन है 10 का, ठीक है? और ये भी आपका प्लस का टोकन है 10 का, ये 20 का मान लेते हैं हम, ठीक है? तो बराबर है ये क्या अभी? तो यहाँ पे 20 का टोकन आपका हो गया और ये आपका हमने आगे जोड़ दिया 10 का, दोनों का उत्तर क्या होगा? 30 होगा। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि 2 टोकन है ना, आगे पीछे हमने इसका समूह हमने इसकी क्या दी पोजीशन बदल दी, तो टोकन तो 10 का 1 टोकन इसमें है, 10 का 1 टोकन इसमें है, 20 का 1 टोकन इसमें है, 20 का 1 टोकन इसमें है, तो दोनों बराबर टोकन है, तो इसके योग की मात्रा योग भी क्या आएगा हमेशा बराबर आएगा। अदला-बदली करने से किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको ये बात समझानी थी, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो यहाँ से हम फाइनल मान पे पहुँच चुके जो हमने अब तक पढ़ा है। इस प्रकार 2 पदों वाले किसी व्यंजक में पदों की अदला-बदली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। ये बात आप याद रखें अभी। ये बात आपको याद रखनी है, आज की यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछेगा सत्य या असत्य पूछ सकता है इसमें। 1 नंबर आप कहेगा सर ये कहाँ काम आएगी, ऐसे ही फालतू में टाइम पास कर रहे हो। तो यहाँ से अगर पूछ लेगा कि 2 पदों वाले किसी व्यंजक में पदों की अदला-बदली से उसका मान बदलता है या नहीं बदलता, तो आप मान नहीं बदलता। यदि उसने लिख दिया मान बदलता है, तो असत्य हो जाएगा। चीज़ें क्लियर आपकी? अब आ जाइए, अब 3 पदों वालों पे बात करते हैं हम भी, ठीक है? 3 पदों वाले पे हम बात करते हैं। तो इसने देखिए भी ये जो मान है आपका, अब यहाँ पहले तो आधे बच्चों को तो यही निकालने नहीं आएगा कि -7 प्लस में 10 -11। तो सबसे पहले इसको सोल्व करता हूँ मैं आपको। आप बताइए कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप ब्रैकेट खोलेंगे और जो निशान लगातार 2 निशान है ना उसको सोल्व करेंगे। ये -7 है, कोई दिक्कत नहीं, -7 है, प्लस 10 है, क्या है प्लस का 10 है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस, और ये आपका 11। ये बात अब तक आपको पता चल चुकी होगी कि प्लस माइनस निशान की अगर गुणा करते हैं आपस में, निशानों की हमेशा गुणा होती है तो माइनस आता है। अगर माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। आपको पता चल गया? तो यहाँ पे देखिए अभी, आप कहेंगे सर अब आगे कैसे सोल्व करें? तो आपको वही इस प्रकार के जब आपके पूरी स्टेटमेंट में प्लस और माइनस का ही निशान सिर्फ बचा हो ना, तब आप परिवार पे आ जाते हैं, देखते हैं किसके परिवार के कितने सदस्य हैं। तो माइनस के परिवार के कितने सदस्य हैं? आप कहेंगे सर माइनस के परिवार के तो आपके 11 और 7 18 सदस्य हैं। ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, 18 हो गए। प्लस के परिवार के कितने हैं? 10 सदस्य हैं। तो आपके माइनस के किस परिवार के ज़्यादा हैं? आप कहेंगे सर माइनस वाले परिवार के ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 8 ज़्यादा हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? अब यहाँ पे आ जाइए भी। आइए नियमानुसार विभिन्न विधियों से इनका योग ज्ञात करते हैं। अब ये तो हमने तो सिंपल निकाल दिया। अब हम अलग-अलग जोड़ते हैं अभी। सबसे पहले इस विधि से हम देखते हैं, ये कहता है कि 3 पद हमने लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसमें इसको जोड़ेंगे, तो उत्तर क्या आएगा? पहले फिर इन लास्ट वाले 2 को जोड़ेंगे, फिर इसमें देखेंगे, मतलब पदों की हम अदला-बदली 3 में भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप बताइए कि आपका प्लस का 10 है और माइनस का 7 है। तो कौन से परिवार के ज़्यादा हैं? आपसे कहेंगे सर प्लस वाले परिवार के ज़्यादा। कितने ज़्यादा हैं? आप कहेंगे सर 3 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 3। तो मतलब इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 प्लस में -11 ये आ जाएगा अब। इन दोनों का जोड़ कितना आ गया? 3 आ गया, प्लस -11। और आपको पता है
कि 3 माइनस 11। अब बताइए, अब भी किसके परिवार के ज़्यादा हैं इन दोनों में? आप कहेंगे सर माइनस वाले परिवार के ज़्यादा हैं, और माइनस के कितने ज़्यादा हैं? आपके 8 ज़्यादा हैं। तो बताइए आपको कोई डाउट हो तो इसमें? अब भी -8 आया है। हमने पहले 2 को अलग जोड़ा और बाद वाले को अलग। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए भी 10 और -11, क्योंकि ये जो है ना आपका क्या बन जाएगा, 10 प्लस माइनस -11। पहले इन दोनों को हम सोल्व करते हैं, जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे 10 और -11 कौन से परिवार के ज़्यादा हैं? माइनस वाले परिवार के ज़्यादा हैं। 10 से कितना ज़्यादा है? -1। ये क्या आ जाएगा? -7 प्लस में -1। ये चीज़ आपको क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कि -7 प्लस माइनस क्या होता है? -1। अब किस परिवार के ज़्यादा हैं? आप कहेंगे सर ये तो सारे माइनस के परिवार के लोग हैं, तो लिख दीजिए कि आपके माइनस कितना हो गया? 8। चीज़ें आपको क्लियर हुई यहाँ से? हमने तीनों बार सबका एक साथ भी कर लिया। पहले 2 को अलग, लास्ट वाले को अलग, शुरू के 2 को अलग, लास्ट वाले को अलग। हर प्रकार से हमने जोड़कर देख लिया अभी। तो क्या इन पदों के दोनों ही स्थितियों में योगफल समान है? हाँ, बिल्कुल, दोनों ही स्थितियों में जो योगफल है आपका वो क्या है? बिल्कुल समान है, -8 उत्तर आया है अभी। हम यह जानते हैं कि धनात्मक संख्याओं को जोड़ते समय उन्हें उपरोक्त 2 विधियों में से किसी भी विधियों के समूहीकरण करने पर योगफल समान आता है अभी। तो इसने कहा कि किसी भी प्रकार से आप जोड़ कर लीजिए, किसी भी प्रकार से उनका समूह बना लीजिए। कि आपने समूह किस प्रकार से, कि पहले में तो इस प्रकार से आपने 2 का समूह बनाया था। लास्ट वाले में इसमें आपने लास्ट 2 का समूह बनाया था। लेकिन जो भी आपका उत्तर आता है, उत्तर मतलब आपका मान आता है इस व्यंजक का, ये कंप्लीट व्यंजक है, तो क्या आएगा? वो हमेशा बराबर आएगा, ये बात है अभी। क्या तब भी ऐसा होगा जब पदों में ऋणात्मक संख्याएं हों? कुछ और व्यंजक लीजिए और जांच कीजिए भी। तो आपको क्या करना है? जांच करनी है आपको कि कुछ और ऋणात्मक संख्याएं आपको लेनी है भी। तो चलिए मैं आपको ऋणात्मक संख्याएं लेके दिखाता हूँ। तो आपको बोर्ड पे ले चलूँ क्या मैं एक बार? यहाँ मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए भी। मैं ले लेता हूँ -3, ऋणात्मक संख्या ले रहा हूँ, आसान सी ले रहा हूँ। आपकी फिर आपको -2 है और फिर आपका -1। कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि आपका इन दोनों को जोड़ता हूँ। कितना उत्तर आता है अभी? तो -3, ये देखिए -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये -3 था और प्लस माइनस क्या हो गया? -2। इन दोनों का जो जोड़ आया ना, इन दोनों का जोड़ आया, कितना आया? -5। चीज़ें क्लियर? और आगे क्या है? प्लस माइनस, आपका माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो इसका उत्तर आ गया -6। कितना आ गया? -6 आ गया। अब मैं क्या-क्या करता हूँ, इसी संख्या में पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ता हूँ भई। इन 2 को भी। किसको जोड़ता हूँ? इन 2 को पहले जोड़ता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? -2 प्लस माइनस आपका 1 है ये। तो ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस -1 कितना हो गया? -3। क्या हो गया? -3, ये दोनों ले लिए। अब आपके पास क्या है प्लस में? प्लस में है आपके पास -3 ही। तो -3 प्लस माइनस -3, तो ये भी क्या हो गया? -6 आ गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यदि आपकी संख्या ऋणात्मक भी होंगी ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात हमें यहाँ से पता चली भी। पहला रूल, यदि 2 व्यंजक वाले आपके पद हैं, तो उसके आंसर में, सॉरी, 2 पद वाले आपके व्यंजक है ना, तो अगर हम उसके पदों को अदला-बदली कर देंगे तो आपके मन में, आपके मान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। टोकन मॉडल से भी आपका सेम होगा, उसी प्रकार से आपको मॉडल दिखाने हैं, 5, 10, 20, 30 के करके आपको मॉडल दिखाने हैं भी। इस प्रकार से वो आपका पहला रूल था ना, यदि हम किसी 2 पद वाले व्यंजक के पदों को हम अदला-बदली कर दें, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों बार मान सेम आएगा। अब की बार अगला रूल है, इस प्रकार किसी व्यंजक के पदों का समूहीकरण नीचे दिए गए तरीकों में से किसी भी तरीके से करने पर समान मान प्राप्त होता है। कि आप पहले से ही 2 जोड़ दीजिए, चाहे लास्ट वाले 2 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर हमेशा सेम आएगा, आपको घबराना नहीं है अभी।
ठीक है। अब कहता है कि एक बार फिर हम विचार करते हैं। हमारा कितना उत्तर आया था? -8 आया था ना? इसने कहा अब कि हम पहले दूसरे को नहीं जोड़ेंगे भी। अब कि हम कैसे करेंगे? पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर बीच वाले को जोड़ेंगे। फिर उत्तर हम देखते हैं कितना आता है। तो पहले वाला लास्ट वाला कौन-सा आपका? -7। फिर इसमें आपको क्या जोड़ना है लास्ट वाला? -11। तो आपका -7 प्लस माइनस -11। आप कहेंगे सर ये तो -18 हो गया। दोनों ही माइनस के परिवार के हैं, तो माइनस आपका 18 हो गया। अब क्या बच गया आपको? इसमें कितना जोड़ना है? +10। तो आप +10। अब आप बताइए कि ये माइनस का 18 और +10, आप कहेंगे सर माइनस के परिवार वाले ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? माइनस के ज़्यादा हैं 8। तो इस प्रकार से क्या है कि हर बार आपका आंसर कितना आएगा? 8 आ रहा है, -8। अब है कि हम देखते हैं कि व्यंजक -7 प्लस 10 -11 के पदों को किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए, आपका योगफल है -8 होगा भी। क्या किसी व्यंजक के पदों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान मान प्राप्त होता है? कुछ और व्यंजक लीजिए और जांचिए। 3 पदों से अधिक वाले व्यंजकों को पर भी विचार कीजिए। इसमें आपको क्या करना, अब और व्यंजक लेने हैं भी, ठीक है? आसान से व्यंजक ले लीजिए इसमें। ये कहता है कि और व्यंजक लेके अलग-अलग क्रमों में जोड़ के देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने लिया 2 + 3 + 4 ले लिया, ठीक है? अब इसको क्या कर दीजिए, पहले 2 और 3 को जोड़िए, फिर उसमें आप कितना जोड़ दिए? 4 जोड़ दीजिए। पहले 3 और 4 को जोड़िए, फिर आप 2 को जोड़िए। पहले 2 और 4 को, फिर उसमें 3 को जोड़िए। हर बार आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। ये कहता है कि 3 से अधिक पदों वाले व्यंजक पर विचार कीजिए। आप 3 से अधिक वाले व्यंजक ले लेंगे। मान लो कि आपने यहाँ 6 ले लिया, कोई भी संख्या ले लीजिए, फिर भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब जब हम जोड़ करते हैं पदों का, तो उसमें पदों का क्रम की कोई वैल्यू नहीं होती, हमेशा आंसर क्या आता है? सेम आता है। आपका जोड़ में भी और गुणा में भी याद कर लीजिए कि उत्तर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। ठीक है? तो इसी प्रकार पदों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान मान प्राप्त होता है और ऑल रिजल्ट हमारा ये प्राप्त होता है भी। आप पदों को किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए, आपको हमेशा उत्तर क्या होगा? समान प्राप्त होगा। जोड़ने वाले किसी व्यंजक में इस बात से अंतर नहीं आता पदों को किस क्रम में जोड़ा गया है, उन सभी में मान प्राप्त होता है भी। ठीक है? समान मान आपको प्राप्त होता है। तो जोड़ने का क्रम में आप क्रम का कोई भी प्रभाव नहीं है। किसी को पहले जोड़ दीजिए, किसी को बाद में जोड़ दीजिए, किसी प्रकार का कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं गुणा और भाग की, और जिनमें कोष्ठकों द्वारा संक्रियाओं का क्रम निर्दिष्ट न हो और क्या हो, उसमें कोष्ठक न लगा रखी हो। कोष्ठक हो तो हमें पता लग जाता है पहले गुणा करनी या भाग करनी है, तो उस चीज़ पे हम विचार करते हैं अभी। पहले प्रत्येक पद का मान ज्ञात करके ऐसे व्यंजकों का मान ज्ञात किया जाता है। एक बार सभी पदों का मान ज्ञात करके उन्हें जोड़ दिया जाता है अभी। अब ये देखिए आपका भी। उदाहरण के लिए व्यंजक 30 प्लस में 5 गुणा 4 का मान इस प्रकार प्राप्त किया जाता है अभी। ठीक है? तो पहले आपको क्या पद निकालना है? पहले क्या निकालना है? पद निकालना है। आप कहेंगे सर पद कैसे निकलेगा यहाँ से? क्योंकि आपके मन में यही क्वेश्चन है कि पहले तो हमें पद देखना है। अगर कोष्टक न दी हो तो आपको क्या देखेंगे? पद देखेंगे कि पद कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास संख्या थी ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है। आपके पास थी 30 प्लस में 5 गुणा में 4। तो मैंने कहा था कि प्लस का निशान, इसमें पद कितने? 2। एक तो ये वाला पद हो गया 30 और एक 5 गुणा 4 हो गया। तो सबसे पहले आप पद का मान निकालिए, मतलब पद आपका एक अंक में होना चाहिए। ये तो 30 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे, 5 गुणा में 4, 5 चौके 20। तो ये आपका 30 प्लस में 20, 50 आपका आंसर आ जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए भी। मेरे हिसाब से अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये व्यंजक था भी। अब देखिए, आप ध्यान से देखना। आप कहेंगे सर प्लस का निशान तो यहाँ पर है, कि ये ब्रैकेट वाला, मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट आपका एक पद में नहीं आएगा, वो दूसरे पद का किसी न किसी का भाग होगा। जो खुला प्लस है वो आपका यहाँ पर है भी। इस
इसको लेके आप पद में टेंशन मत लेना कि ब्रैकेट आपका खुद पूरा एक अक्षर ही होता है। एक अक्षर ही होता है ब्रैकेट, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें पद कितने हैं? इसमें पद आपके कितने हो जाएँगे? क्योंकि ये देखिए ध्यान से, पहले तो आप खुद से सोचिए कि इसमें पद कितने होंगे भी? इसमें प्लस के निशान देखिए आप। आप कहेंगे सर एक तो ये रहा प्लस का निशान और एक रहा प्लस का निशान। तो मैंने कहा था कि 2 प्लस के निशान है तो 3 पद होंगे। पहला पद आपका ये है 5 गुणा में 3 प्लस में 2, 5 गुणा में 3 प्लस में 2। दूसरा पद 7 गुणा में 8 है और तीसरा पद आपका कितना है 3। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे एक पद में, पद का मान है तो 3 और 2 5, 5 5 25, प्लस में सातों अठू 56, प्लस में 3 तो 25, 56 प्लस में 3 कितना आ गया 84 आपका आ चुका। बताइए भी इसमें कोई डाउट हो तो? मनसा संख्याओं की एक लंबी सूची की योग ज्ञात कर रही है, उन्हें से जोड़ने पर 5 मिनट लगते हैं। वह उसका उत्तर 11,749 प्राप्त करती है। फिर उसे पता चलता है कि वह चौथी संख्या 9,055 को तो मिलाना भूल गई। क्या फिर उसे आरंभिक संख्या से योग प्रारंभ करना होगा भी? सुनिए क्वेश्चन भी, मैं आपको कहता हूँ कि वो एक कुछ संख्याओं का योग ज्ञात कर रही है अभी, ठीक है? कुछ संख्याएँ हैं उसके पास, तो मान लेते हैं संख्या मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे जोड़ना है 3 को 2 को 1 को और 4 को, ठीक है? तो आप कहेंगे सर आसान है 3 और 2 5 और 4 9। 3 और 2 5 और 4 9 मान लेते हैं बहुत बड़ी-बड़ी संख्याएँ हैं। 9 मैंने कैलकुलेटर से जोड़ दिया और मैं 1 को जोड़ के भूल गया। मेरा उत्तर कितना आ गया था? 9। लेकिन मैंने 1 को जोड़ने को भूल गया। तो क्या मैं दोबारा जोड़ूँ सबको कि 3 और 2 5 और 4 9 या फिर जो भूल गया वो इसी उत्तर में जोड़ दूँ? हाँ जी, बिल्कुल। आपको सबको दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो रह गया उसको इसमें जोड़ दीजिए, आपका उत्तर सही होगा 10 आएगा। वही बात आपसे पूछी है कि उसका उत्तर कितना आया था? कुछ संख्याएँ थी, हमें नहीं पता कितनी संख्याएँ थी, उसका उत्तर कितना आ गया? 11,749। चीज़ें क्लियर? अब वो किसको जोड़ना भूल गई? 9,055 को। तो क्या उसे फिर से आरंभिक संख्या से योग प्राप्त करना होगा? तो उसको आरंभिक संख्या से योग प्रारंभ नहीं करना होगा। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? मनसा को आरंभिक संख्या से जोड़ नहीं करना होगा। उसको सिर्फ़ जो उसका योग आया है, उसमें वो जो संख्या भूल गई थी, वो संख्या जोड़नी है। आपको आगे समझ में? उसको सिर्फ़ अपने उत्तर में, अपने मान में भूली हुई संख्या जोड़नी है। तो क्या जाएगा 11,749 प्लस में कितनी भूली थी वो? 9,055। क्लियर है बातें? यदि गणित में हम पदों की अदला-बदली से योगफल नहीं बदलता है, कहने के स्थान पर इसे जोड़ का क्रम विनिमयता गुण कहते हैं भी। समूहीकरण से योगफल नहीं बदलता, जोड़ का सहचर्या गुण कहलाता है। तो आपको 2 गुण पूछे जाएँगे भी। जोड़ में क्या होता है? एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमेयता गुण। ये अब आपका है टेक्निकल वर्ड। जो रामायण अब तक आपने पढ़ी है, तो उसके अगर हम पदों को अदला-बदली कर देंगे, तो जोड़ के उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता गुण भी। ठीक है? और जो आपका जो उसको आप आगे-पीछे कर रहे थे ना, समूह से कर रहे थे कि आप पहले इन 2 को जोड़ लीजिए, फिर लास्ट वाले 2 को जोड़ लीजिए, तो उसको बोलते हैं समूहीकरण से योगफल नहीं बदलता। एक तो देखो, पदों की अदला-बदली से आपका योग नहीं बदलता और दूसरा है समूहीकरण, आपने जो जोड़े बना दिए, उनसे भी आपका योग नहीं बदलता, तो उसको बोलते हैं जोड़ का साहचर्यता गुण भी। तो जोड़ में दोनों गुण होते हैं आपके कॉम्यूटेटिव और आपका सॉरी इंग्लिश का वर्ड हो गया आपका ये क्रम विनिमयता और सहचर्यता का गुण आपका जोड़ में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया तो हक्के बक्के रह जाओगे कि ये कहाँ से आया है चीजें भी। दैनिक जीवन में वस्तुओं के क्रम की अदला बदली भी।
ठीक है? तो दैनिक जीवन में हम वस्तुओं के क्रम की अदला-बदली करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आपके क्रम की अदला-बदली कर दीजिए, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आप अदला-बदली नहीं कर सकते। जैसे इसने कहा एक लड़की का उदाहरण किया है कि मनसा को कहा कि मनसा बाहर जा रही हो तो टोपी और जूते पहन लो भी। तो वो चाहे पहले अपने जूते पहन ले, चाहे अपनी टोपी पहन ले, मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदला-बदली हो जाएगी, कर्म है उनका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन यदि दोनों ही स्थितियों में देखो, मनसा है ये, तो इससे कहा कि आप टोपी और जूते पहन लो, चाहे ये पहले टोपी पहन ले, चाहे आप जूते पहन ले, तो दोनों ही अवस्थाओं में ये सेम दिखेगी, टोपी और जूते पहनकर। लेकिन दोनों स्थितियों में मनसा एकदम समान दिखेगी। एक अन्य स्थिति का अनुमान लगाइए, मनसा की माँ कहती है अपने मोजे और जूते पहन लो भई, मतलब अपनी जुराबें और जूते पहन लो। अब मुझे बताइए, क्या इनका क्रम बदला जा सकता है? पहले जूते पहने जा सकते हैं क्या? बाद में जुराबें पहनी जाएँगी क्या? आप कहेंगे सर क्रम नहीं बदल सकते, पहले आपको जुराबें पहननी पड़ेंगी, फिर आपको जूते पहनने पड़ेंगे भई। आपको आ रही बात समझ में? दैनिक जीवन में कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है भई। अब क्रम महत्वपूर्ण है, उसे पहले मोजे और फिर जूते पहनने चाहिए। यदि वह पहले से जूते पहनती और फिर मोजे पहनती तो ये बहुत असहज अनुभव होगा और बहुत ही अलग दिखेगी भी। मतलब मान बदल जाएगा भी। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ अधिक व्यंजक और उनके पद। थोड़े से और व्यंजकों के बारे में हम बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके जो आज का टाइम था ना, उदाहरण नंबर 7 हम अगले पार्ट में करेंगे क्योंकि 30 मिनट की क्लास आपके लिए काफ़ी होगी। आज आपने क्या सीखा इसका शॉर्ट रिवीजन देख लीजिए कि यदि हम व्यंजक के पदों को योग में, किसमें? जोड़ में व्यंजकों के पदों की अदला-बदली कर दें तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्रम विनिमयता इसको हम बोलते हैं। और यदि हम उसका समूहीकरण भी कर दें तो समूहीकरण करने से भी आपके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पदों के समूहीकरण से। इसको साहचर्यता का आप गुण बोलते हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए भी। आपका आया था ना यहाँ से। ये रहा आपका क्रम विनिमयता का गुण होता है और इसमें क्या होता है? साहचर्यता का भी गुण होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आगे हम करेंगे उदाहरण नंबर 7वें। उदाहरण नंबर 7 से और उनके पदों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको कंप्लीट मैथ करना है तो लाइन बाय लाइन समझिए, बिल्कुल आराम से कॉपी पेन हाथ में रखिए और मैं आपको पूरे सब्जेक्ट करा दूँगा। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे एक बार ज़रूर घूमिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।